हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी साथीगण, आज मॉक टेस्ट नंबर 16 है। और दोस्तों आइए आज के पेपर में चर्चा करते हैं कि आपके एनटीपीसी 2021 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। हमेशा आपके एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो आर्टिकल 219 में ही कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो साथीगण आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों आइए इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन और पूछा गया था चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 231 में संसद के दो या अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है, जो आपको साथीगण याद रखना है। अगर मैं आर्टिकल 256 और 257 की बात करूं तो इसमें से यह प्रावधान है कि राज्यों को कुछ मामलों में संसद द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथीगण अगर मैं आर्टिकल 187 की बात कहूँ तो उसमें से राज्य विधानमंडल के सचिवालय से संबंधित जो प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय स्टाफ होगा, जिसमें विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों के लिए सामान्य पदों का सृजन भी शामिल किया जाएगा, जो आर्टिकल 187 में कहा गया, आपको साथीगण याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के बारे में संस्कृत नाटक रत्नावली जो कि किसके द्वारा लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और हमेशा आपके एग्जाम में रत्नावली से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके हर्ष के द्वारा रत्नावली पुस्तक लिखा गया था। आइए दोस्तों और इनके बारे में क्या क्या एक्सप्लेन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था देखते हैं। अगर मैं कालिदास की अगर प्रसिद्ध रचनाएं की बात कहूँ तो जिसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम और कुमार संभवम और मेघदूतम और ऋतु संहारम, ये जितने भी दोस्तों मैंने कहा ना आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा कालिदास से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहारम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है साथीगण, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं भवभूति से अगर बात कहूँ ना तो उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव जैसी रचनाएं जो आपके भवभूति ने किया था, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं करुणा रस के कवि के भी नाम से भवभूति को जाना जाता है, जो साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं विशाख दत्त के बारे में कहूँ ना तो उन्होंने दोस्तों मुद्राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये दो इंपॉर्टेंट आपके विशाख दत्त से पुस्तक आपको साथीगण याद रखना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मुद्रा राक्षस जो साथीगण आपको याद रखना है। और ये दोनों के दोनों बुक आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जो आपको साथीगण ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं कहूँ ना, अगर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि दोस्तों ये ई बुक रहेगा दोस्तों। अगर आप 2016 से 2021 तक टॉपिक वाइज अगर दोस्तों प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो जितने भी क्वेश्चन आपकी प्रीवियसली पूछा गया था, चाहे पंचवर्षीय योजना से, चाहे अनुच्छेद से, चाहे विटामिन से, चाहे डीजी से, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे नदी हो, खेल हो, पुस्तक हो, त्यौहार हो, लोकनृत्य हो, वाद्य यंत्र हो, ये सारा का सारा दोस्तों ये ई बुक में डाला गया है। मात्र साथीगण आपके लिए 21 रुपया लगेगा साथीगण। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके 2021, 2020, 2016 और 2022 सीबीटी 2 के जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आपकी पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था, इस ई बुक में डाला गया है। जितने भी क्वेश्चन आपके अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया था, इस ई बुक में डाला गया है। जितने भी क्वेश्चन आपकी विटामिन से पूछा गया था, आने की दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ये ई बुक इतना साबित होने वाला ना दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। टॉप 500 क्वेश्चन है साथीगण। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 7856897115 ये जो व्हाट्सअप नंबर है साथीगण, यहाँ में आपको जुड़ना है साथीगण, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें किस प्रकार से फॉर्मेट बनाया गया, आप देख सकते हैं इतने प्रकार के टॉपिक है साथीगण। पुस्तक लेखक के पूरा सिस्टम से क्वेश्चन डाला गया है, आपके पंचवर्षीय योजना से पूरा सिस्टम से क्वेश्चन डाला गया है। आने की दोस्तों अगर आप ये पीपीटी पीडीएफ ले लेंगे ना दोस्तों, वाकई आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा साथीगण, ठीक है। तो कुछ नहीं करना साथीगण, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर जरूर जुड़ना है और किस तरीके से लेना साथीगण मैं वहाँ आपको बता दूंगा। अब की बार एनटीपीसी पार साथीगण आपके लिए बहुत मेहनत किया गया है, ठीक है। इस पीपीटी पर बहुत काम किया गया है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। हमारे संविधान में दोस्तों
12 अनुसूची जो आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि 8वीं अनुसूची जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो साथीगण आपको याद रखना, आर्टिकल 244 एक से लेकर 351 के बारे में वर्णन किया गया। चौथी अनुसूची दोस्तों आपके राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के बारे में चौथी अनुसूची में कहा गया। अगर मैं 5वीं अनुसूची की बात कहूँ ना, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित आपके 5वीं अनुसूची में। और अगर मैं तीसरी अनुसूची की बात करूँ ना, तो उसमें से विधायकी के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति के बारे में जितने भी दोस्तों आपके क्या बोलते हैं उसके शपथ के लिए दोस्तों आपकी तीसरी अनुसूची में कहा गया, आपको याद रखना है। लेकिन साथीगण मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको एक्सप्लेन अगर इस तरह से लिखा हुआ चाहिए साथीगण, तो आपको कमेंट करना है। और दोस्तों आपको क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊं, ये आपको कमेंट करना है कि दोनों में से आपको कौन अच्छा लगता है, मैं वही करूँगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मुझे ये जो पीपीटी छाप के आगे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, ठीक है, मुझे क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है। लेकिन आपका क्या राय है दोस्तों, आप ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण की आल्हा गायन एक प्रमुख शैली है और कुछ हिस्सों में लोकगीतों की एक प्रकार से है। तो आल्हा गायन जो साथीगण उत्तर प्रदेश में ये आपको माने गाया जाता है, जो आपको साथीगण ध्यान देना है। अगर मैं बात करूँ कि पंजाब में जो बहुत इंपॉर्टेंट साथीगण माहिया लोकगीत है ना, सो पंजाब में गाया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा को कितनी किताबों में विभाजित किया गया था, तो 3 किताबों में अकबरनामा को विभाजित किया गया था। ये भी दोस्तों कई बार आपके एनटीपीसी में पूछा गया था। अगर मैं बात करूँ साथीगण कि अकबर नामा जो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहासकार है और अबुल फजल के द्वारा दोस्तों अकबरनामा लिखा गया था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस 3 किताबों में विभाजित किया था। पहला अगर मैं बात करूँ तो अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरा अकबर के शासनकाल के बारे में, और अगर मैं तीसरा की बात करूँ ना, तो आईने एक अकबरी, इन तीनों के बारे में आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता साथीगण, आपको ध्यान देना। और अगर मैं बात करूँ कि वर्तमान में अकबरनामा लंदन के एक संग्रहालय में जो कि संरक्षित किया गया है, जो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी झील लवणीय झील है, तो पुलिकट झील, डल झील, लोकटक झील, व्यूलर झील। लोकटक झील आपके मणिपुर में दोस्तों। पुलिकट झील दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि लवणीय झील जो आपके जल पुलिकट झील है। और पुलिकट झील आपके जो कि आंध्र प्रदेश में दोस्तों, ये भी पॉइंट आपको साथीगण याद रखना है। अगर दोस्तों मैं इनसे रिलेटेड अगर बात कहूँ ना, तो उलर झील, जिसे ओलर आपके कश्मीरी उच्चारण में बोला जाता है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्यों में बांदीपोर जिले में स्थित है। और ये बहुत बड़े ताजे पानी का एक झील है, जो आपके साथीगण एग्जाम में हमेशा उलर झील से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके राष्ट्रपति आ जाएगा कि राष्ट्रपति ही भारत सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। और हमेशा इनसे क्वेश्चन आर्टिकल 52 से पूछा जाता है, जो साथीगण आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 93 से हमेशा क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और इनके उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको साथीगण याद रखना। आर्टिकल 93 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सतरिया नृत्य शैली को असम में पेश किया गया था और किसके द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू किया गया था, तो श्रीमंत शंकर देव के द्वारा सतरिया को शुरू किया था। और सतरिया अगर मैं बात करूँ साथीगण, तो असम से संबंधित है। और अगर मैं बात करूँ कि 8वां सबसे अगर मैं नया बात कहूँ ना, तो उसमें से सतरिया ही दोस्तों, जो आपके 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और साथीगण आपके एग्जाम में हमेशा 8 के 8 क्लासिकल डांस और उनसे रिलेटेड कलाकार, जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर अभी भी आपके पास समय है दोस्तों, तो जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन गुरु पंकज चरण दास 1919 से लेकर 2003 एक भारतीय सशस्त्र नर्तक कोरियोग्राफर है और ओडिसी नृत्य के आदि गुरु थे, जिन्हें उड़ीसा नृत्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है होली वैसा जो नृत्य है ना, एक प्रकार के तटीय लोकप्रिय कौन से राज्य में होली वैसा मनाया जाता है, तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ, तो कर्नाटक में होली वैसा नृत्य मनाया जाता है। लेकिन अगर मैं कर्नाटक से और इम्पोर्टेंट अगर बात करूँ ना, तो उसमें से अक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरगासे, ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके अक्षगान से। और बार बार आपके एग्जाम में हमेशा कर्नाटक से संबंधित, लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या शून्य है, जो पश्चिम बंगाल ऑप्शन दिया गया, महाराष्ट्र, पंजाब और असम।
लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो आपके पंजाब आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे ना तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना। लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन के साथ इसी में अगर एक्सप्लेन चाहिए तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, नहीं तो अगर आपको एक्सप्लेन अगला स्लाइड में चाहिए जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो आपको दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे दोस्तों कहिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2011 जनगणना की बात करूँ उसमें से केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता में राज्य वाला ही और अगर मैं सबसे कम साक्षर की बात करूँ तो ये बिहार आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ ना कि 2011 जनगणना के लिए अगर मैं कौन सी यूटी जो सबसे ज़्यादा साक्षर है तो साथीगण लक्षद्वीप आ जाएगा। ये भी पॉइंट साथीगण आपको ध्यान देना जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम एनएनपी राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। जो ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय, संसाधन वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और बाय लाभांश। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है कि प्रति व्यक्ति आय। साथीगण कोई भी क्वेश्चन ऐसा है आपको नहीं आता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन का जरूर स्क्रीनशॉट मार के एक बार जरूर रिवीजन करना, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन जो 1853 में बॉम्बे से लेकर कहाँ तक बिछाया गया था, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो थाने तक बिछाया गया था। और अगर मैं बात करूँ इनके जब रेलवे लाइन बिछाया गया था ना तो इस समय कौन से गवर्नर जनरल थे तो हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और दोस्तों ये एक बार का क्वेश्चन नहीं, हमेशा आपके हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं हरित क्रांति से अगर बात कहूँ ना तो भारत में MS स्वामीनाथन जी को जनक माना जाता है। और वहीं अगर मैं वर्ल्ड की बात कहूँ ना दोस्तों तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। और HYVP का अगर मैं फुल फॉर्म की बात कहूँ ना तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम इस क्वेश्चन का साथीगण आंसर आ जाएगा जो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध सरोवर जो सरदार सरोवर बांध है ना सो आपके निम्नलिखित में से किस नदी पे बनाया गया है तो नर्मदा, सतलज, गंगा और गोदावरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो सरदार सरोवर बांध आपके नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। अगर दोस्तों मैं नर्मदा से लेकर और भी जितनी इंपॉर्टेंट आपकी नदी है, अगर मैं नर्मदा की कुछ सहायक नदी की बात कहूँ ना जो तवा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बारना, शक्कर, हिरन, चौरल और साथ ही दूही है जो आपके नर्मदा की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। और हमेशा आपके एग्जाम में नदी से रिलेटेड सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कुछ गंगा की सहायक नदी की बात करूँ तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी महानदी और सोन और तमसा ये गंगा के बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी में से है जो आपको साथीगण ध्यान देना है। बार बार आपके एग्जाम में गंगा के सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिटिश सुधारक महिलाओं के अधिकार के लिए एक प्रचारक और भारतीय राष्ट्रवाद की समर्थक की थी तो एनी बेसेंट, जोसेफाइन बटलर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और विलियम बिलबेरफोरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपकी एनी बेसेंट आ जाएगा। और एनी बेसेंट ने ही महिलाओं के अधिकार के लिए एक प्रचार और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन दिया था। ये पॉइंट साथीगण आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं एनी बेसेंट से बात करूँ ना तो 1 अक्टूबर 1847 से लेकर 20 सितंबर 1933 अग्रणी आध्यात्मिक और थियोसोफिक महिला अधिकारी के समर्थक, लेखक, वक्ता और भारतीय प्रेम महिला था जो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बना था। ये भी पॉइंट आपके एनी बेसेंट से याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, एन्नौर, हल्दिया, कोच्चि और पारादीप। साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ ना तो आपके क्वेश्चन में बंदरगाह जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। ये भी दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी थी तो PV सिंधु जो है ना सो 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी और भारतीय भी बनी थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसी तरह से KD जाधव जो पहली व्यक्तिगत आपके मेल में अगर मैं बात करूँ तो ये विजेता रहा था जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है तो तौसली, उज्जैन, तक्षशिला और सुवर्णगिरी। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके सुवर्णगिरी आ जाएगा जो आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों अगर मैं मौर्य काल की बात करूँ तो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण काल था जिसकी स्थापना 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और ये 322 से लेकर 125 ईस्वी तक पूरा चला था। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों इनकी राजधानी तो पाटलिपुत्र था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव किस रूप में जाना जाता है? तो मोपिन, गरिया पूजा, म्याको और आयुलांग मेन्यू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको आयुलांग मेन्यू आ जाएगा। अगर मैं गारिया पूजा की बात करूँ तो आपके पंजाब में मनाया जाता है, मोपिन आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, साथ ही में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य खदानों उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना? तो सातवां, षष्टम, प्रथम, चतुर्थ। और इस क्वेश्चन का आंसर आपके सप्तम आ जाएगा। हमेशा आपके एग्जाम में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 56 से लेकर 61 के बीच चला था, जो आपकी महालोबिस मॉडल पर आधारित था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ना, आपके हैरोडोमर मॉडल पे आधारित था, जो आपके 1951 से लेकर 56 जो जवाहरलाल के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा 5 ईयर प्लान से हो, जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? लेकिन दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ कि अगर आपको टॉपिक वाइज के लिए दोस्तों प्रैक्टिस करना है, दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर टॉपिक वाइज आपको पढ़ना साथीगण, तो दोस्तों मात्र 21 रुपया मैं ले रहा हूँ साथीगण। मैं मेहनत किया हूँ यार, मेहनत का पैसा ले रहा हूँ साथीगण। अगर आपको लेना दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर अगर ई बुक लेना दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए बहुत बेस्ट ई बुक रहेगा। तो साथीगण 7856897115 पे आप जाके व्हाट्सअप में जरूर जुड़िएगा दोस्तों। वहाँ कैसे लेना दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो आप सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।